हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े खाद्य संसाधन और हम लोग इस चैप्टर में ऐसे खाद्य संसाधन की बात कर रहे हैं जो हमें पशुओं से प्राप्त होते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि कृत्रिम वीर्य सेचन के लाभ कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कृत्रिम वीर्य सेचन क्या होता है जी, कि नर का जो वीर्य होता है उसको मादा के योनि में प्रविष्ट कराना ही क्या कहलाता है, कृत्रिम वीर्य सेचन कहलाता है। तो इसके लाभ कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे। यानी कि एडवांटेज 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 ऑफ आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन के एडवांटेज कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब कृत्रिम तरीके से वीर्य सेचन कराया जाता है तो इसमें क्या किया जाता है कि अच्छे नस्ल के नर का वीर्य लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि उससे जो बच्चे जन्म लेंगे वो अच्छे नस्ल वाले पशु होंगे। अगर मान लीजिए गाय भैंस है तो अच्छा, उससे जो बछड़ा है अगर वो बछड़ा आगे बड़ी होकर वो आपकी गाय बनती है, यानी बछड़ा अगर मादा होती है तो वो अच्छा दूध देने वाली होगी। मुर्गी होगी तो ज्यादा अंडा देने वाली होगी, है ना, ये सब चीजें हो जाएंगी। तो पहला एडवांटेज तो यही हो सकता है कि इस विधि से अधिक उत्पादन वाले उच्च नस्लों के पशुओं का विकास होता है ना जी। अच्छा, और क्या फायदा है जी, ये सस्ती भी विधि है, आसानी से प्रजनन करा सकते हैं, है ना। ये सस्ती विधि है, यहां पर लिख सकते हैं कि पशुओं के प्रजनन ऐसा सस्ता क्यों है। अगर मान लो आपके पास अच्छे नस्ल की गाय नहीं है, आपको कोई भी पुरानी कैसी भी नस्ल है, आप अच्छे नस्ल की सांड का वीर्य उसमें डलवा देते हैं तो उससे जो बच्चा जन्म होगा अच्छा होगा। और वही आप अच्छा क्वालिटी नस्ल का गाय खरीदने जाइए ना, पता चल जाएगा सस्ता कौन है। तो इसलिए ये सस्ता है प्रजनन की, यह एक सस्ती विधि है। या आप ऐसे ही अपने गाय को ही लेके जाइए ना अच्छे नस्ल के सांड के पास, जो रखता होगा सांड। आजकल तो लोग नहीं रखते हैं, लेकिन जो अच्छे क्वालिटी के सांड होंगे ना उनको लोग रखते हैं। तो जाइए ना, लाखों रुपए आपसे मांग सकता है, ठीक है ना जी। और इससे फायदा क्या है कि देखो, अगर मान लो सांड का वीर्य लिया जाता है एक बार का, जितना निकले वो, तो उसे 3000 गाय को निषेचित किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसी में कि एक सांड के वीर्य से करीब 3000 गायों को निषेचित किया जा सकता है, ऐसा आप यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, परिरक्षित वीर्य को जहां चाहे वहां पे, है ना, दूर से दूर स्थानों पर भी ले जा सकते हैं ये आसानी से, है ना जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि परिरक्षित वीर्य का मतलब समझ रहे हैं, मैंने बताया था ना कि जो अत्यधिक तापक्रम पे सुरक्षित करके उसको रखा जाता है, फ्रीजिंग करके या रासायनिक विधि द्वारा उसको सुरक्षित करके रखा जाता है, उसी को परिरक्षित वीर्य कहते हैं। जो खराब नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण परिरक्षित वीर्य को सुगमता से दूसरे सुदूर स्थानों पर ले जाया जा सकता है। ठीक है ना जी, आसानी से ले जाया जा सकता है। ठीक है, और क्या होता है जी, इसके फायदे और बताइए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो विधि है ज्यादा स्वास्थ्यकर विधि है और भरोसे योग्य है। ठीक है ना जी,
और अगर सांड के पास ले जाते कभी कभी बच्चा रह भी पाता है और नहीं भी रह पाता, लेकिन इसमें ज्यादातर रह पाता है। तो ये भरोसेमंद विधि है, या लिख सकते हैं कि यह ज्यादा स्वास्थ्यकर तथा भरोसा योग्य विधि है, भरोसा योग्य विधि है। ठीक है ना जी। और क्या कह सकते हैं जी, देखिए इसमें क्या होता है कि अगर उन्नत नस्ल के परिरक्षित विरय को अगर कह सकते हैं कि उसको अगर परिरक्षित करके रखा जाता है तो वो सालों भर हर जगह उपलब्ध हो सकता है, जब चाहे जहां पे भी चाहे मिल जाएगा आसानी से। तो लिख सकते हैं कि इस विधि के द्वारा उन्नत नस्ल का परिरक्षित विरय सालों भर हर जगह उपलब्ध हो सकते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना जी। अच्छा, इससे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इस तरह के विरय जो होते हैं, आप विदेश से भी अच्छे नस्ल के विरय या आयात निर्यात आसानी से कर सकते हैं, जहां भी चाहे वहां भेज सकते हैं ना जी। जिसे देसी किस्म से पशुओं के साथ उसका निषेचन कराकर, है ना जी, अच्छा नस्ल का नई प्रजाति का हम लोग वहां से बछड़ा गाय जन्म दे सकते हैं ना जी। तो इससे क्या हो जाएगा, इसके द्वारा विदेशों से उन्नत नस्लों के विरय आयात कर देसी किस्मों के पशुओं का नस्ल सुधार किया जाता है, आसानी से सुधार किया जा सकता है। तो जैसे मैं ही अगर बात करूं, मेरे घर पे गाय, मैं जब छोटा था ना, बहुत छोटा था, तो उस समय मुझे याद है, मेरा होश था उस समय कि मेरे नाना जी एक है ना गाय का बच्चा लाए थे, उसके घर पे पाला गया, धीरे धीरे बड़ा हुआ और यही कृत्रिम तरीके से उसका प्रजनन कराया गया। तो 4-5 पीढ़ी बाद क्या हुआ, वो जो शुरू में लाए थे तो उससे जो गाय बड़ी हुई, तो उससे जब प्रजनन होने के उपरांत जो उससे दूध आता था तो वह 1 से 2 लीटर होता था। लेकिन उसके बाद इसकी जब 4-5 पीढ़ी बीत गई इसी गाय की, 4-5 पीढ़ी जब बीतने के बाद जो नए नस्ल की हमें गाय मिली, तो उससे हमको डेली 10 से 15 लीटर दूध मिलता था। तो इससे क्या हुआ, नस्ल में सुधार हुआ कि नहीं। तो वही मैं यहाँ बता रहा हूँ, नस्ल में सुधार कर दिया जाता है। ठीक है ना जी। चलिए, अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि निषेचन की क्रिया के उपरांत क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि मादा जब नर के विरय को मादा के योनि में प्रविष्ट करा दिया जाता है, तो वो निषेचन की क्रिया शुरू हो जाती है उसके अंडों के साथ, और वो अंडे निषेचित होकर मादा गर्भ धारण कर लेती है और 10वें महीने में क्या होता है जी, गाय या भैंस बच्चे को जन्म देती है, जिसे हम लोग बछड़े के नाम से जानते हैं। वो बछड़े को जन्म देती है। ठीक है ना जी। बछड़े के साथ साथ ही उसका दुग्ध काल शुरू हो जाता है, दुग्ध स्त्राव शुरू हो जाता है, यानी कि वो दूध देना शुरू कर देती है। दुग्ध स्त्राव काल जिसे कहा जाता है, ठीक है ना, वो शुरू हो जाता है। गाय दूध देने लगती है और वह लगभग दूध जो होता है 4 से 6 महीने तक का होता है। लेकिन आजकल देखो, आजकल कितनी अच्छी नस्ल है कि जो सालों भर गाय जो है ना, या लगभग 9 से आप कह सकते हैं कि 9 से 12 महीने तक भी दूध देने लग जा रही हैं। आजकल ऐसे नस्ल आ गई हैं कि 9 से 12 महीने तक भी दूध का स्त्राव उनसे होते रहता है। ठीक है ना जी। तो लेकिन वही अगर नॉर्मली बात करें तो 4 से 6 महीने लगभग सबका होता है। है ना जी। इस अवस्था में गाय जो होती हैं, जब 4 से 6 महीने तक दूध देती हैं, उनको हम लोग धेनु कहते हैं। इसके बाद उसका दूध जो है फिर धीरे धीरे
घटने लगता है और उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, बकेनु कहते हैं। क्या कहते हैं जी, बकेनु कहते हैं। इस बकेनु में क्या होता है कि उस अवस्था में फिर से गाय प्रजनन के लिए तैयार होने लगती है और गर्भ धारण के उपरांत फिर ये दूध देना पूरी तरह से बंद कर देती है। ठीक है ना जी, दूध देना बंद कर देती है। और गाय अब जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसको कहते हैं कि वो बिसुक गई, तो इसको बिसुकी कहा जाता है। ठीक है ना, तो चलिए इन सब बातों को लिख लेते हैं, अच्छी अच्छी है ना पॉइंट है, इनको याद रखने योग्य है ना जी। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि गर्भधारण के बाद इसका कोई टॉपिक का नाम दे दीजिए, दुग्ध स्त्राव कर देते हैं, दुग्ध स्त्राव इस टॉपिक का नाम देते हैं। लिख सकते हैं गर्भधारण के बाद 10वें महीने में गाय बच्चे को जन्म देती है। बच्चे जनने के साथ साथ दुग्ध स्त्राव काल शुरू हो जाता है और गाय दूध देने लगती है। करीब 4 से 6 महीने तक दूध स्त्राव की मात्रा अधिक रहती है। इस अवस्था में गाय धेनु कहलाती है। गाय जो है, गाय को क्या कहते हैं, धेनु कहलाती है। ठीक है ना जी। इसके बाद यहां पर लिख सकते हैं इसमें कि इसके बाद क्या होता है जी, दूध की मात्रा धीरे धीरे घटने लगती है। यह अवस्था बकेनु कहलाता है। यह अवस्था बकेनु कहलाता है। इस अवस्था में गाय प्रजनन के लिए दोबारा तैयार होने लगती है। और यहां पर लिख सकते हैं कि गर्भधारण जब फिर से हो जाएगा, गर्भधारण के पश्चात धीरे धीरे वह दूध देना बंद कर देती है। गाय की यह अवस्था बिसुकी कहलाता है, या बिसुकी कहलाती है। गाय है ना, बिसुकी कहलाती है। ठीक है ना जी, ऐसे आप लिख सकते हैं। समझ गए? तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर।
रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।